सो आज हम लोग कर रहे हैं Q&A वीडियो। अब एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देंगे वो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देंगे। अब उस चीज़ को पकड़ के बैठना जाना कि हाँ इन्होंने जो बोला है वही सही है, या डिबेट ना करने लगना कि ये कैसा आंसर हुआ, गलत आंसर। ये हमारा एक्सपीरियंस है जो बस हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है हार्दिक भाई का, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच कैन यू पुल इन कन्वेंशनल। बता। कन्वेंशनल करते हुए मुझे वैसे 1 साल हुआ है, 1 से 1.5 साल। और मैंने अभी PR अपना 1 rep मैक्स 180 किलोज मारा है। और जहाँ तक बात है सूमो की, तो सूमो मेरे वैसे 2 सेशन हुए थे, उसमें मैंने 150 अपना बेस्ट किया था 1 rep मैक्स के लिए। तो यहाँ पे जो भाई ने क्वेश्चन पूछा है वो स्पेसिफिकली डेडलिफ्ट की बात कर रहा है, क्योंकि 2 तरीके की डेडलिफ्ट होती है, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट एंड सुमो डेडलिफ्ट। तो इसने जैसा ये बता रहा है कि इसने कन्वेंशनल में 180 कर रखा है, जो कि इसका मतलब PR है अभी तक का, और सुमो इसने कर रखा है 150, जो कि डिसेंट नंबर है इसके बॉडी वेट पे, 74 kg पे। 74। तो डिसेंट नंबर है, मतलब अभी 1-1.5 साल हुआ है हम लोग को लिफ्टिंग करते हुए, तो मतलब डिसेंट नंबर है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कन्वेंशनल अराउंड 1.5 ईयर किया है, जिसमें मैंने मैक्स अपना पुल किया था 235 kgs विथ स्ट्रैप्स। तो वो एक कॉम्प लिफ्ट नहीं था। एंड उसके बाद इसी साल मैंने मई में स्विच किया था सुमो पे, क्योंकि मुझे बैक में कुछ इश्यूज आ रहे थे कन्वेंशनल करते हुए। तो उसमें मैंने मैक्स कर रखा है 240 kgs, एंड वो कॉम्प लिफ्ट था, क्योंकि उसमें मैंने मतलब कुछ स्ट्रैप्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था, हुक ग्रिप से किया था एंड शूज़ भी पहने हुए थे। वरना मैं प्रेफर करता हूँ कि बेयर फुट डेडलिफ्ट करो, क्योंकि इंडिया में शूज़ होते हैं और जो डेडलिफ्ट स्लीपर्स होते हैं वो मतलब मिलते नहीं है जल्दी, इसलिए प्रेफर होता है कि मतलब आप बेयर फुट करो तो अच्छा होगा। तो मैंने मतलब एट मैक्स मेरा कन्वेंशनल में है 235 और सुमो में है 240। सो अगला क्वेश्चन सैम पावर लिफ्ट्स ने पूछा है, जिसमें वो पूछ रहा है कि क्या टिप्स देना चाहोगे अगर कोई एक बंदा कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से सुमो डेडलिफ्ट पे स्विच कर रहा है। सूमो स्विच करना चाह रहे हैं समीर भाई अपने, तो बढ़िया है ना, उनको हम हेल्प करते हैं। मार देंगे हम ज़्यादा, 250 मार देंगे लग रहा है। चलो आंसर करते हैं इनका। बिल्कुल। तो इसने तो स्विच किया नहीं कन्वेंशनल से सुमो पे, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। कन्वेंशनल सूट करता है तेरी बॉडी को। हाँ, कन्वर्शन सूट करता है, सूमो मुझे हार्ड लगता है। हाँ, तो इसने इसको सुमो हार्ड लगता है और मुझे सुमो इजी लगता है, क्योंकि मैं लोअर बॉडी डोमिनेंट हूँ। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्टिंग में ऐसे करना चाहता हूँ कि किसी भी बंदे को कोई भी रीज़न से अगर उसको कन्वेंशनल अच्छी नहीं लग रही है या उसकी बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं, तो पहली बात तो वो कुछ गलतियां कर रहा होगा। और इन केस अगर वो सुमो पे स्विच करना चाह रहा है, तो मेरे को सुमो पे स्विच करे हुए अराउंड 7-8 मंथ्स हो गए हैं। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस अब शेयर करता हूँ। तो क्या था कि मैंने देखा कि जैसे मैं लोअर बॉडी डोमिनेंट हूँ, मेरे ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी अपर बॉडी से। अपर बॉडी से मेरा कहने का मतलब कि मेरी पोस्टीरियर चेन से, जो मतलब बैक है मेरी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए स्विच किया कि देखता हूँ मेरी बॉडी को सूट होती है नहीं। पहले तो मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ही करता था, तो मुझे सूट होने लगा, तो उसमें मुझे रिजल्ट मिलने लगे। पर स्टार्टिंग में अगर कोई भी बंदा कन्वेंशनल से सुमो आ रहा है, तो स्टार्टिंग की जो 4-5 वीक्स तक बहुत ज़्यादा ट्रेन ना करना सुमो को, क्योंकि वो एक नया मूवमेंट है आपकी बॉडी के लिए। तो अगर आप लोग ज़्यादा ट्रेन करने लगोगे उस मूवमेंट को, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस एंड फटीग बिल्डअप हो जाएगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि वीक में एक बार इनफ है, जिसपे आप RP5 पे ट्रेनिंग कर सकते हो 2 सेट्स ऑफ 5 to 6 रेप्स के लिए। इतना इनफ है स्टार्टिंग में आपकी बॉडी के लिए। अगर आपने अभी अभी सुमो पे स्विच किया है, तो 2 सेट्स ऑफ 5 या 3 सेट्स ऑफ 5 RP5 पे 3 to 4 वीक्स या 4 to 5 वीक्स तक करना। एंड ईच वीक आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, मतलब आप वेट में 2.5 या 5 kg का इंक्रीज कर करके वीक बाय वीक कर सकते हो। उससे आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी को सूट हो भी रही है कि नहीं। और RP5 जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो आप पहले तो कन्वर्शन करते थे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो लेट से आपने उसमें 100 kg अपना PR मार रखा है, तो उसका 50% निकाल लो। सो वो हो गया 50 kgs। तो 50 kgs वीक 1 पे आप करोगे सुमो डेडलिफ्ट 2 सेट्स ऑफ 5 रेपिटेशन। उसके अगले वीक आप ट्राई करोगे 55 kg से 2 सेट्स ऑफ 5। उसके ऐसे ही आप प्रोसीड करते जाओगे एंड 70% तक आने पे आपके 4 और 5 वीक्स हो जाएंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी को सुमो डेडलिफ्ट सूट हो रही है नहीं। उसके बाद हाँ, आप वीक में उसको फिर 2 बार ट्रेन कर सकते हो, तो फिर उसके लिए आपकी बॉडी रेडी भी हो जाएगी। और जब तक आप सुमो को एक ही बार ट्रेन कर रहे हो वीक में, तो उसके साथ आप एक एसेसरी मूवमेंट ऐड कर सकते हो
जो कि है रोमेनियन डेडलिफ्ट, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड मुझे उससे हेल्प मिला था काफ़ी अपनी डेडलिफ्ट को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट 4 to 5 वीक्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक डे पे सुमो डेडलिफ्ट कर लेना और एक डे पे रोमेनियन डेडलिफ्ट कर लेना। एंड जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ट्रेनिंग कैसे करनी है स्टार्टिंग में, उसको ध्यान रखना और ये जरूर देख लेना कि आप लोअर बॉडी डोमिनेंट हो कि नहीं, क्योंकि सुमो लोअर बॉडी डोमिनेंट वाले लोगों को ज़्यादा सूट करती है। इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस, आप करके देखना, अगर आपको सूट कर रही है तो अच्छी बात है, फिर आप और कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है YUV27_ का कि हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड एपेटाइट। मेरे अकॉर्डिंग डाइजेशन इम्प्रूव करने का सबसे पहले आपको हेल्दी खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप हेल्दी खाइए, जंक फूड, शुगर फूड, ऑयली ये सब थोड़ा अवॉइड कीजिए। आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, 4 से 5 लीटर आप डेली पानी पीजिए। उसके बाद आपको मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा, पूरा दिन में आप एक्टिव रहिए। वर्कआउट कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप 7,000 से 8,000 स्टेप्स कर सकते हैं। ये भी आपके लिए ज़्यादा है तो आप 5,000, 4 से 5,000 स्टेप्स कर सकते हैं। तो आप इससे थोड़ा एक्टिव रहेंगे, मतलब पूरा दिन सोफे पे बैठेंगे तो कुछ भी खाओगे वो पचेगा नहीं, मतलब बचेगा ऑब्वियस सी नहीं। बात है, अगर अच्छे से आपका नहीं पचेगा। अगर आपका डाइजेशन मतलब वीक है, हाँ, तो उनके लिए ये बात है। उन लोग के लिए ये एपेटाइट के लिए आपको फोर्स फीडिंग करना ही पड़ेगा और पेशेंस। आप थोड़ा सा फोर्स फीड करो, मतलब अगर भूख नहीं लग रही है तो मतलब आप ऐसे फूड चॉइसेस ऐड कर सकते हो जो कि कैलोरी डेंस हैं, कि आप खाना कम खाओ और आपको कैलोरीज ज़्यादा मिल जाएं। जैसे बनाना, हाँ, मतलब जैसे बनाना हो गया, पीनट बटर हो गया, तो मतलब आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी एपेटाइट बढ़ेगी ही ना, वो तो सिंपल सी बात है। और अगर नहीं खाया जा रहा तो थोड़ा सा फोर्स फीड करना सीख लो। और डाइजेशन के लिए कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि सबसे पहले उठने के बाद आप अराउंड 1 लीटर पानी पिया करो। ब्रश करने के पहले या ब्रश करने के बाद पी सकते हो, ऐसा सच कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या है ना कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे पूरा दिन। तो अगर ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे तो सीधी सी बात है कि डाइजेशन अच्छा रहेगा। और एक टिप जो मैं आप लोग को देना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग को डाइजेशन का इशू है वो एक बारी में ज़्यादा खाना ना खाया करो। अपने फूड को मील्स में जैसे तोड़ दिया आपने, जैसे अगर आप एक बारी में एक सेट में 8 रोटी खा रहे हो तो मेरे हिसाब से डाइजेशन की आपको प्रॉब्लम आएगी। नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, पर अगर आ रही है तो उसको मतलब आप ब्रेक कर दो, मतलब मील्स में। जैसे आपने सुबह 2 रोटी खा ली, फिर दोपहर में रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली और रात में 2 रोटी खा ली। तो मतलब सिंपल से मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ज़्यादा खाना एक बारी में ना खाओ और जितना खाना खाते हो उसको छोटी छोटी मील्स में ब्रेक कर दो, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और खाने के 5 से 10 मिनट के बाद पानी पिया करो, वो भी हेल्प कर सकता है आपको, आप लोग करके देख लेना। पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पानी नहीं पी सकते। अब किसी को खाना अटक गया खाते वक्त तो भाई पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। थोड़ा डाइजेशन में इशू आ रहा है तो थोड़ी देर बाद खाने के पानी पिया करो। और दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लिफ्टिंग करते हो या नहीं। एक हेल्दी ह्यूमन को इतना पानी तो चाहिए ही पर डे कि उसके सारे ऑर्गन्स और सारे जो उसका मतलब जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन करे। और एपेटाइट का इसने बता ही दिया, तो मेरी तो वैसे स्टार्टिंग से एपेटाइट ज़्यादा है, तो मतलब मैं इसका आंसर दूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी एपेटाइट पहले कम थी। ये मतलब पहले स्किनी था अराउंड 48-49 केजीज पे, अब ये इसका वेट हो गया 74-73, तो अराउंड 25 केजीज बढ़ाया है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एपेटाइट स्टार्टिंग से ज़्यादा थी, तो पहले कम ही थी और अब ज़्यादा है, तो वही धीरे धीरे बढ़ाना। तो पेशेंस रखना और थोड़ा सा फोर्स फीडिंग करना अभी से स्टार्ट करो, तो आपको हेल्प मिलेगा, लिफ्टिंग में भी हेल्प मिलेगा और फिर वेट तो बढ़ने लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम पावर लिफ्ट्स का। एक और क्वेश्चन पूछा है भाई ने कि हाउ ऑफन शुड यू मैक्स आउट। यू शुड नॉट, यू शुड नेवर मैक्स आउट इफ यू वांट टू डू पावर लिफ्टिंग। समीर भाई आप स्मार्ट कोचिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग लेना तो आपने चालू कर ही दिया है, तो एक अच्छा प्रोग्राम बनाओ। एक अच्छा प्रोग्राम आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ना कि आप डेली मैक्स आउट करो। तो और आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप अपने 70 to 90% ऑफ 1 rep मैक्स में ट्रेन कर सकते हो, उसी में सब लोग प्रोग्रेस होते हैं मेरे हिसाब से। सारे प्रोग्राम्स भी वैसे ही बनते हैं। हाँ, कभी कभी ट्रेनिंग 70% से नीचे जाती है, 65% और 60% पे वॉल्यूम वर्क होता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम 70 to 90% में ही काम करते हैं। 90% के ऊपर बहुत मतलब कम ही जाते हैं, वो जब आप अपनी पीक चेक करना है तो जब कंपटीशन है तो मैक्स आउट कर दिया। बाकी हाँ, अगर आपको ना मैक्स आउट कब करना है तो कंपटीशन में करना है, कंपटीशन में ही करना है आपको मैक्स आउट। क्योंकि लॉजिक वही बनता है ना कि अगर आप कंपटीशन में ऑल आउट जा रहे हो
और अगर आपका मेडल आ रहा है तो सेंस कर रहा है ना वो बात। अब जिम में अगर आप फालतू में पुश मतलब अननेसेसरी पुश कर रहे हो एंड आपका मान लो 5 kg का पीआर आ गया, पर अगले दिन आपको इतनी मतलब इतना पेन हो गया कि आप उठ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर फायदा नहीं है ना उसका। मतलब फिर सेंस नहीं कर रहा ना कि आपने इतना पुश किया और आपको कुछ अचीव भी नहीं हुआ, बस आपने अपने पीआर के लिए मैक्स आउट कर दिया, तो वो सेंस नहीं करता है। अब जैसे मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दो बंदे, एक बंदा लिफ्टिंग कर रहा है फन के लिए और एक बंदा स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहा है पावर लिफ्टिंग के लिए। तो लिफ्टिंग के लिए अगर आप अपना जैसे पीआर ब्रेक करना चाह रहे हो, फन के लिए कर रहे हो लिफ्टिंग, तो आप कर आप सकते हो। मतलब अब वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कितना मैक्स आउट करना है, कितने डेज में मैक्स आउट करना है, तो वो फिर आपके ऊपर है, क्योंकि आप लिफ्टिंग फन के लिए कर रहे हो। अगर आप पावर लिफ्टिंग को दिमाग में रख के लिफ्टिंग कर रहे हो तो जैसे एक बात आप ध्यान रखो कि पावर लिफ्टिंग में ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता है कि हाउ कितना 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 जल्दी में हमें मैक्स आउट करना होता है। आपको पावर लिफ्टिंग में अपने 60% से 90% के बीच में ट्रेन करना रहता करना है रहता है। ऑल द टाइम। ऐसा कोई टाइम नहीं कि अगर आपको कि मतलब आपको आज पीआर मारना है, तो ये तो होता ही नहीं है पावर लिफ्टिंग में। अपने 60 से 90% में जब आप ट्रेन करोगे तो आप ये देखोगे कि आपको पेन भी कम होता है एंड इंजरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे आपके। और उसमें आप जल्दी प्रोग्रेस करोगे। प्रोग्रेस भी करोगे और उसमें आप सेफ हो। पीआर के चक्कर में अगर आप हर बार जाओगे ना तो आपको फिर आप इंजरी मतलब आप प्रोन टू इंजरी हो जाओगे, आपको हो सकती है इंजरी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मतलब प्रोन टू इंजरी हो जाओगे आप। तो ऐसा तो कोई चीज ही नहीं होती यार पावर लिफ्टिंग में, हाउ ऑफन शुड यू मैक्स आउट। और एक चीज होती है पीकिंग, जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ब्लॉक्स होते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि एक हाइपरट्रॉफी ब्लॉक होता है, एक स्ट्रेंथ ब्लॉक होता है, एक पीक वाला ब्लॉक होता है। तो उसमें आप स्पीकिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका 6 वीक्स का ब्लॉक है एंड उसमें आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप कर रहे हो अपने 1 rep मैक्स को इंक्रीज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें क्या करते हो कि आप जो एसेसरी होता है उससे जो वॉल्यूम आ रहा होता है उसको आप कट डाउन करते जाते हो वीक बाय वीक एंड कॉम्प लिफ्ट से भी जो वॉल्यूम होता है उसको भी आप कट करते जाते हो। तो मेजरली आप 1 to 5 रेप रेंज के बीच में ट्रेनिंग करते हो, जिससे कि आप अपना 1 rep मैक्स इंप्रूव कर सको अच्छे से। एंड एट द एंड ऑफ द ब्लॉक तो अच्छी बात है, अगर आपने कुछ पीआर हिट कर लिए हैं तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं हिट किए हैं तो एटलीस्ट आपकी जो फॉर्म और आपकी जो टेक्निक है उसमें जरूर कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आया होगा, तो वो भी एक पीआर ही होता है। अब जरूरी नहीं कि मेरा 1 rep पीआर ही मैं उसको पीआर काउंट करूंगा। अगर मेरी फॉर्म अच्छी हुई है, मेरी टेक्निक में रिफाइनमेंट आया है, मैंने ब्रेसिंग को और अच्छे से सीखा एंड मैंने फूड चॉइसेस में बहुत सारी चीजें ऐसे मैनिपुलेशन करके मुझे हेल्प मिला है, तो वो सब मेरे लिए पीआर ही है। तो सिर्फ वेट वाला पीआर को पीआर मानना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। तो अगला क्वेश्चन है बारबल क्योर का, जिसमें वो पूछ रहे हैं द फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड ट्रेनिंग विद सीरियस प्रोग्रामिंग। मेरा पहला कंपटीशन जनवरी में था, इसी साल में इसी साल 2021। हाँ जनवरी 2021। तो वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ से मतलब मैंने अपनी पावर लिफ्टिंग जो सीरियस पावर लिफ्टिंग वो मेरी स्टार्ट हो गई थी। उसके उसके पहले तो मतलब फन लिफ्टिंग चलती थी हम लोग की लॉकडाउन में 2020। तो ये हो गए, नवंबर चल रहा है, 11 मंथ्स 10-11 मंथ्स हो गए सीरियस पावर लिफ्टिंग करते करते। तो मैंने भी अपना पहला कंपटीशन जनवरी में ही खेला था 2021 में। तो उससे पहले क्या था कि सीरियस ट्रेनिंग तो अपन करते ही थे, पर बीच में फन फैक्टर भी आ जाता था। तो मतलब जैसे क्या होता था कि कभी कभी फील के ऊपर चले गए कि आज थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, आज मन नहीं हो रहा, आज थोड़ा कम कर लेते हैं। इसी साल में अप्रैल में मैंने फिर एक कोच को हायर किया एंड अभी तक अब नवंबर हो गई है तो अभी तक मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद से आप ये कह सकते हो कि मैंने सीरियस ट्रेनिंग प्लस सीरियस प्रोग्रामिंग के साथ मैं आगे बढ़ा अप्रैल के बाद से, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला। स्टार्टिंग में मेरी भी आदत थी कि मैं मतलब बहुत बार आउट ऑफ द प्रोग्राम चला जाता था। तो स्टार्टिंग में ही 1-2 महीने में जब मैं फालतू का आउट ऑफ द प्रोग्राम जाता था तो मैंने फिर से ये सीख लिया कि इसमें मेरा ही नुकसान है, फालतू में क्यों मैं आउट ऑफ द प्रोग्राम जाऊँ जब नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीक मेरे को उतना ही वेट करना है। तो उसमें क्या होता था ना कि अगर मेरा कोच चाह रहा है कि वो मेरा जैसे सोच रहा है कि मैं बिल्डअप कर रहा हूँ एक वेट मारने के लिए, और अगर मैंने उसको 2 वीक्स पहले ही मार दिया तो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अच्छे से बिल्ड भी नहीं कर पाया एंड जो मैंने वेट आज किया उसकी आरपी भी ज़्यादा हो गई, तो वो चीज़ गलत हो जाती थी। तो अब ये मान के चलो कि अप्रैल के बाद से मैंने सीरियस ट्रेनिंग प्लस सीरियस प्रोग्रामिंग के साथ में आगे बढ़ा एंड अप्रैल से पहले तक तो सीरियस ट्रेनिंग तो चलती थी पर फील्ड के ऊपर ज़्यादा चलता था। एंड मैंने कोच को भी इसीलिए हायर किया कि यस मैं थोड़ा सा ज़्यादा अकाउंटेबल हो पाऊंगा एंड मैं कुछ नई चीज़ें सीख पाऊंगा। तो अप्रैल में मैंने कोच हायर किया एंड अभी नवंबर चल रहा है
एंड होप्स हो कि हम लोग आगे भी साथ में ही काम करते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है असरान अली भाई का, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू मेक आर्क इन बेंच प्रेस। कैसे बनेगी आर्क, इसके लिए सप्लीमेंट आता है। सो एक चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग आर्क पे इतना फोकस ना करके अपनी बेंच प्रेस को ज़्यादा इंप्रूव करने पे फोकस करो। शॉर्टकट्स हैं आर्क को बढ़ा के बेंच प्रेस ज़्यादा मारना, तो इस पर उतना फोकस ना करो। आप बना लेते हो अच्छी बात है, पर ज़्यादा बेंच प्रेस पे फोकस करो। एंड एक चीज़ जो टिप मैं आप लोग को देना चाहूँगा आर्क बनाने के लिए, कि आर्क बनाने के लिए आप लोग अपने लेग्स को यूज़ कर सकते हो। अब लेग्स को कैसे यूज़ करते हैं कि बेंच प्रेस में लेग ड्राइव करके एक चीज़ होती है। तो जब आपका मतलब जैसे पैर है वो ऐसे पड़ा है मतलब ज़मीन पे, तो लेग ड्राइव में क्या होता है कि हम उसको ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करते हैं, तो उससे हमें एक पुश मिलता है जब हम बेंच प्रेस को ऊपर की तरफ पुश करना चाहते हैं। तो जब आप उस पर ऐसे टेंशन क्रिएट करोगे, अपने पैर को आगे की तरफ फोर्स करोगे, तो आपकी हिप्स में ऑटोमेटिक टेंशन जनरेट होगा। तो फिर आप देखना कि उससे एक जो आर्क वाला जो शेप है वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आने लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है मे भी ज़्यादा ना आए, पर विद टाइम आने लगेगा। तो आप अपने लेग्स को यूज़ कर सकते हो लेग ड्राइव लगाते समय। जब आपके हिप्स में टेंशन होगा तो ऑटोमेटिकली आर्क जनरेट होगी। अब बाकी ये मुझसे ज़्यादा अच्छे आर्क बनाता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता है। ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। जिन जिन लोगों की स्पाइन की जेनेटिक्स अच्छी है, मतलब स्पाइन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो नेचुरली आर्क ज़्यादा बना लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा बेंच प्रेस मार देंगे। अब इसकी आर्क नहीं अच्छी बनती, लेकिन बेंच इसकी बहुतों से अच्छी है। मैंने शायद ही किसी को देखा होगा जो नेचुरली बिना किसी मतलब सूट वगैरह के बेंच करता हो 150 kg के ऊपर। बहुत लोग हैं ऐसे। अब ऐसे नहीं, मतलब ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को देखा है प्रॉपर फॉर्म से। हाँ, तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि आप बेंच पे फोकस करो, ना कि आर्क ना कि आर्क पे। हाँ, एक बार जैसे आप बेंच करने लगे तो आप प्रैक्टिस कर करके अपना पोजीशन, किस पोजीशन में आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो वो आप ज़रूर देख सकते हो, और उस पर आप फोकस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं मतलब कितनी आर्क बनाऊं कि मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अब कुछ कुछ लोग ज़्यादा आर्क बनाते हैं फिर उनकी बैक पेन होने लगती है, तो वो मतलब आपको सूट नहीं कर रहा है। हाँ, आप बना लोगे उतनी आर्क, लेकिन जब आप वेट अपनी चेस्ट पे लोगे तो वो आपकी बैक पे कहीं ना कहीं हिट कर जाएगा, और मतलब बैक वो लोड ले लेगी, और बैक आपकी उतनी कैपेबल नहीं होगी लोड लेने की, तो उसमें मतलब पेन आ जाएगा, स्ट्रेन या कुछ भी हो सकता है। बाकी टिप्स मेरी यही रहेंगी आर्क बनाने पे कि अपनी चेस्ट को बाहर रखना है, ये शोल्डर ब्लेड्स को पीछे स्क्वीज करना है, और बेंच पे पुश करना है बेंच के अगेंस्ट, तभी आपकी आर्क ऑटोमेटिक अच्छी बनेगी। और बाकी पेशेंस मतलब लिफ्टिंग कर रहे हो तो पेशेंस सब कुछ है। हाँ, मतलब आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोग के अंदर पेशेंस होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजीत भाई का, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि बेंच को इम्प्रूव कैसे करें। ज़्यादा बेंच करो। पेशेंस, हाँ, मतलब इम्प्रूव कैसे करें ना, तो मतलब एक तो पेशेंस है जो आपको, जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ मेरी बेंच बढ़ रही है विद टाइम। और बेंच इम्प्रूव करने का यार, ज़्यादा बेंच करो। आप एक वीक में एक बार बेंच करोगे और ये सोच रहे हो कि आपकी बेंच बढ़ जाएगी, जैसा नहीं होने वाला है। देखो बेंच एक कंपाउंड मूवमेंट है। हाँ, आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप, सब कुछ यूज होता है। लेग्स, इवन लेग्स भी फुल बॉडी मूवमेंट है। फुल बॉडी मूवमेंट है। तो अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो आपकी बेंच प्रेस कम ही होगी। वैसे अक्सर लोगों की कम ही होती है। कमी हो सबसे टेक्निकल लिफ्ट और सबसे वीक लिफ्ट भी बेंच प्रेस ही होती है। हाँ, कोई रेयर होगा जिसकी बेंच प्रेस बहुत अच्छी होगी, उसे मैंने आज तक किसी की नहीं देखी कि इतनी अच्छी बेंच प्रेस है और वो मतलब बिल्कुल ट्रेन ही नहीं करता है। हाँ, और वो जेनेटिक्स के ऊपर हो सकता है। हाँ। एंड फिर उनके साथ ऐसा भी होता है कि आपने नोटिस किया होगा जिनकी बेंच बहुत ही अच्छी होती है, उनके आर्म छोटे होते हैं और उन लोगों को फिर डेडलिफ्ट करने में इशू आता है। हाँ, क्योंकि उनका लॉकआउट इतना ऊपर जाके होगा कि रेंज ऑफ मोशन इतना बढ़ जाएगा कि फिर उनको किसी और मूवमेंट में इशू आने लगेगा। तो उनके लेवरेजेस के ऊपर लेवरेजेस के ऊपर है। अगर आपके आर्म छोटे होंगे तो यस आपकी बेंच अच्छी होगी, क्योंकि आपकी रोम कम होगी। हाँ, क्योंकि आपकी रोम कम होगी। और अपोजिट होगा डेडलिफ्ट में, जितना छोटा हाथ होगा डेडलिफ्ट में उतनी मुश्किल होगी, एंड जितना लंबा हाथ होगा डेडलिफ्ट में उतनी आसानी होगी, क्योंकि बेंच में मुश्किल होगी। अब ऐसे स्क्वाट्स के साथ है कि स्क्वाट्स में क्या है कि जितना आपका फीमर बोन जो है वो छोटा होगा, उतना आपका स्क्वाट अच्छा होगा। मतलब उतनी आपकी वो फॉर्म, वो देखने में प्रोपोर्शन आपका अच्छा है, क्योंकि आपको नीज को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और जितना फीमर बोन लंबा होगा आपकी नीज को आगे ट्रेवल करना ही रहेगा।
और अगर आप नीज आगे नहीं ले जाओगे तो आपको फिर डेप्थ हिट करने में इशू होगा। तो मतलब लेवरेजेस का गेम है। और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी, फुल वीडियो मैंने बना रखी है कि हाउ टू इम्प्रूव बेंच, तो वो आप लोग जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको ऊपर कहीं शो हो रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके मैंने फुल अलग से वीडियो बना रखी है बेंच को कैसे इम्प्रूव करते हैं एंड कौन कौन सी एसेसरी मूवमेंट आप लोग कर सकते हैं बेंच को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जाके। बाकी छोटी छोटी टिप्स तो आपको पता ही है, कैलोरिक सरप्लस में आपको खाना है, प्रोटीन हाई रखना है, बेंच प्रेस करना है सही फॉर्म से, और ईगो साइड रख के सही वेट से करना पहले है। टेक्निक सीखना, फिर इन सब चीजों पे भागना कि कैसे बिल्कुल, नंबर्स बिल्कुल। बढ़ाते हैं ये। बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस 6807 का कि हाउ टू डील विद इंजरी लाइक एल्बो एंड लिटिल पेन इन एडक्टर बिकॉज आई वांट टू कम्पीट इन पावर लिफ्टिंग। पहले तो दो चीजें आप समझ लो कि इंजरी अलग चीज हो गई और पेन अलग चीज है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इंजरी का मतलब हो गया जैसे आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई। अगर आपकी हाथ की बोन फ्रैक्चर हो गई तो आप इतना सा भी हाथ नहीं हिला पाओगे। सेकंड एग्जांपल, अगर आपको स्लिप डिस्क हो गई तो आप चल नहीं पाओगे, तो वो हो गई इंजरी कि आप कर ही नहीं पा रहे हो काम, चाहे फिर आप जितनी ही कोशिश कर लो, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है पेन। पेन को ऐसे समझ सकते हो कि पेन जो है ना वो इंडिकेटर होता है। जैसे आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो आप लोग स्क्वाट्स कर रहे हो, तो स्क्वाट्स के लिए कंपाउंड मूवमेंट है, तो आप लेग से लेके बैक से लेके आपका रिस्ट हो गया, आपकी अपर बैक हो गई, आपका पूरा लेग, आपकी पूरी लोअर बैक, सब कुछ इन्वॉल्व होता है उसमें। तो आपने मान लो स्क्वाट्स किया आज एंड आपको घर जाके रिस्ट में पेन होने लगा, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे रिस्ट में इंजरी हो गई है। पेन इज जस्ट अ इंडिकेटर कि जब मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो मेरी जो रिस्ट वाली जो मसल्स हैं वो उतनी अभी कैपेबल नहीं है उस वेट को ऐसे हैंडल करने के लिए, तो वो बस मुझे इंडिकेट कर रही है कि अभी मुझे बस वो एक इंडिकेशन है कि भाई मतलब अभी ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको हैंडल कर पाए। तो ये फर्क है पेन और इंजरी में कि पेन जो है वो एक इंडिकेटर है कि अभी जो मसल आपने यूज किया है स्क्वाट्स करते वक्त वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको हैंडल कर पाए। और इंजरी मैंने आपको बताया कि जैसे आपको फ्रैक्चर हो गया, आपको स्लिप डिस्क हो गई, तो फिर आप कुछ मतलब वो चीज ऐसे हिला ही नहीं पाओगे। अगर आपको हाथ पे इंजरी यहाँ पे हो गई, जैसे मुझे यहाँ पे इंजरी, जैसे मुझे इस हाथ पे फ्रैक्चर हो चुका है, तो जब मुझे फ्रैक्चर हुआ था तो मेरा हाथ ऐसे हिल भी नहीं रहा था। तो और पेन में थोड़ी ना होता है कि अगर मेरे को रिस्ट में पेन हो रहा है तो मैं ऐसे हिला तो सकता ही हूँ ना इधर उधर, तो ये फर्क है बस। बाकी कुछ पॉइंट सेम है, बिल्कुल सही कहा इसने। अब जैसे शोल्डर में इंजरी हो, शोल्डर में जैसे पेन हो गया था, हाँ, जैसे बेंच प्रेस करते हैं तो शोल्डर में पेन बहुत कॉमन पेन है। तो अब ये बेंच प्रेस तो कर रहा था ना, तो कोई इसको इंजरी थोड़ी ना थी शोल्डर की, वो एक पेन था। मतलब इसने बेंच प्रेस हैवी किया तो वो स्ट्रेस बिल्डअप हो गया, स्ट्रेस बिल्डअप फटीग हो गया वहाँ, तो शोल्डर पेन करने लगा। तो मतलब वो मसल इतना डेवलप नहीं था कि वो इतना लोड हैंडल कर सके। तो जब इसने रेस्ट किया, डाइट सही करी, अच्छी डाइट ली, अच्छा प्रोटीन मतलब लिया सब कुछ, और वो वहाँ जो जिस पार्ट में वो पेन था वो रिकवर्ड हो गया। और अगली बार जब कुछ दिन बाद, मतलब वही जैसा कि मैंने कहा पेशेंस, कुछ समय बाद वापस से इसने आके बेंच किया तो वहाँ उसको दर्द मतलब खत्म हो गया। अब यही अगर मुझे फ्रैक्चर हो गया होता कि मेरी कोई बोन वगैरह टूट गई होती तो फिर ये महीना बेंच नहीं कर तो फिर मैं कुछ ना कर पाता ना। तो ये उस पर्टिकुलर जैसे यहाँ फ्रैक्चर होता तो तो यहाँ इस हाथ से कुछ भी ना कर पाता, तो यहाँ तो मुझे वो पट्टी लग जाती ना, पट्टी लग जाती और तुम्हारा इलाज चलता तो मैं कुछ ना कर पाता, प्लास्टर लगता, कुछ भी ना कर पाते। तो ये फर्क है, तो ये हाथ डेड हो जाता। हाँ, तो वो होती इंजरी। अब बहुत लोग इंजरी को मतलब जिम में लोगों को पता ही नहीं होता कि इंजरी क्या है, पेन क्या है। मतलब जरा सा बैक पेन हुआ इंजरी हो गई, हाँ, पता ऐसा नहीं है। आप गलत फॉर्म से डेडलिफ्ट करोगे आपको बैक पेन होगा और काफी टाइम तक करते चले जाओगे तो और ज्यादा होगा, तो पेन तो बढ़ ही जाएगा, तब एक चांसेस है कि आपको इंजरी हो सकती है। अब एक लिस्ट है, मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें जो पावर लिफ्टिंग है ना, तो ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें लीस्ट चांसेस है इंजरी के। तो यार जितने भी लोग करना चाहते हो पावर लिफ्टिंग, बिल्कुल आओ, कोई ऐसा मतलब इशू नहीं होती। और आजकल तो इंडिया में पता नहीं क्या है, हाइट उठ जाती है जिम जाने से। सबसे लीस्ट प्रोन टू इंजरी वाला स्पोर्ट्स है, एंड आपको जो मजा आएगा ना करने में वो मैं बता नहीं सकता। जब आप स्क्वाट्स हैवी करके घर जाओगे ना तो क्या ही फील आती है भाई। और क्या है, और जब डेडलिफ्ट करोगे फिर जब उसका स्ट्रेस बिल्डअप होता है, और फिर जब रात में जो मजा आती है सोने में, बिना यार एसबीटी के ऐसा लगता नहीं वर्कआउट किया है। अगर स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट ना करें तो मजा नहीं आती है। और मतलब और जैसे आजकल के लोगों की थिंकिंग है कि नहीं इंजरी हो जाती है, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, सही से करोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अपने दिमाग से मतलब फालतू कुछ भी आओगे, मतलब सीधा पहले दिन 100 किलो 150 किलो उठा के मार दिया फन में, तो भाई कुछ ना। आप अगर किसी को दिखाने के लिए कि मैं इतना वेट उठा सकता हूँ तो
तो ना करो भाई, आपको होगा ही होगा कुछ। होगा ही होगा। और फिर आप उसको मतलब एक्सरसाइज पे डालोगे, अरे यार डेडलिफ्ट बेकार एक्सरसाइज है, इससे बैक पेन होता है। ऐसा नहीं होता। आप अपनी थिंकिंग चेंज करो, सही से उस लिफ्ट को परफॉर्म करो सही प्रोग्रामिंग के साथ, तो आपको कभी कुछ भी नहीं होगा। बाकी तो देखो, हो तो बहुत कुछ सकता है। अगर हम यही सोच के बैठ गए कि हमें इंजरी हो जाएगी मतलब लिफ्टिंग करने से, तो फिर कोई लिफ्टिंग ही ना कर रहा होता आज की आपको डेट अगर में। प्रोग्रेस करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि हम रोड पर चल रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो कोई पता थोड़ी ना था कि हमारा एक्सीडेंट हो रहा है आज। फिर तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम घर में बैठ जाएंगे कि नहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये नहीं तो फिर ऐसे आप कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। कभी 200 किलो स्क्वाट लोगे ही नहीं, पता चला मैं गिर गया, मेरा बैक टूट गई, घुटना टूट गया। तो मतलब सही से करोगे ना तो कुछ नहीं होगा कभी। और थोड़ा बहुत तो यार, अगर एथलीट हो और एथलीट की लाइफ जी रहे हो, तो तो इतना एथलीट की लाइफ तो यही होती है। इतना तो पता ही होगा कि हम इतना लोग तो कभी है भी ही। 100% उस स्टेट में नहीं रहते हैं कि हमसे कुछ भी करवा लो। कुछ पेन वगैरह कुछ ना कुछ तो चलता ही चलता रहता है। रहता है, क्योंकि हम डेली वो काम कर रहे हैं। हम डेली वो काम कर रहे हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। इसीलिए अगर हम लोग अगेंस्ट द मतलब यूनिवर्स जा रहे हैं ना, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं किसी वेट को अगेंस्ट द, तो इसीलिए तो हमारे मसल बनते हैं, इसीलिए तो हमें मसल को बनाना पड़ता है। तो ठीक है, मतलब अपने उसके लिए कर रहे हैं ना। अगर हम स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए स्ट्रांग है, और अगर हम यही सोच के बैठ जाए कि लिफ्टिंग से इंजरी होती है, तो फिर सब लिफ्टिंग ही छोड़ देंगे, कोई लिफ्टिंग ही नहीं करेगा। कोई लिफ्टिंग ही नहीं करेगा। फिर तो सबसे आसान चीज़ है वही करो। हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, यार नाम मेरे को नहीं पता क्या है। तो उसने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग। बॉडी बिल्डिंग में आप मसल को ट्रेन करते हो, मतलब आपकी चेस्ट, बैक, लेग्स, आर्म्स, ये बॉडी बिल्डिंग होती है। और पावर लिफ्टिंग में आप मूवमेंट्स ट्रेन करते हो, जैसे स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट। मतलब एक पर्टिकुलर लिफ्ट को उसमें आपको बेहतर होना है, वो आप ट्रेन करते हो। जैसे मतलब स्क्वाट्स है, अब स्क्वाट्स में मुझे प्रोग्रेस करना है, मतलब मैं एक रेप के लिए कितना हैवी जा सकता हूँ, 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो, मैं उस चीज़ को ट्रेन करता हूँ। तो उसमें वो होती पावर लिफ्टिंग, SBD, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, यही पावर लिफ्टिंग है। और बॉडी बिल्डिंग तो उसमें मसल ट्रेन करके आप मतलब उसमें मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन पे ज्यादा वर्क करते हैं इंस्टेंट ऑफ कि आज चलो हैवी करते हैं 50 केजी का डंबल से बेंच प्रेस। अगर आप 25 केजी से 12 to 15 रेप्स पूरा रेंज ऑफ मोशन के साथ अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज करके आपका कर रहे काम हो, हो गया। तो आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे आप हो। बॉडी बिल्डिंग और अगर ऐसे में पावर लिफ्टिंग का समझाऊं, तो पावर लिफ्टिंग में क्या करते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा वेट मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, एंड कम से कम रेंज ऑफ मोशन के साथ। बाकी तो बॉडी बिल्डिंग तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, अब हम लोग इतनी डीप में भी नहीं जा हाँ, सकते। क्योंकि इतना तो हम लोग को सही नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग को टाइम नहीं हुआ कि हम आप लोग को ये एक्सप्लेन करने बैठ जाए कि क्या बॉडी बिल्डिंग में क्या कि क्या बॉडी बिल्डिंग में जैसे हमने 10 साल तो दिए नहीं है और ना 10 साल पावर लिफ्टिंग को दिए हैं। तो जो बेसिक आइडिया है वो हम लोग ने आपको दे दिया यही basic कि idea बॉडी बिल्डिंग में आप मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मतलब माइंड मसल कनेक्शन से ज्यादा चलते हो, एंड पावर लिफ्टिंग में आप लोग को कोई एक सर्टेन वेट मूव करना होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विद लेस रेंज ऑफ मोशन। मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा वेट आप लोग ए से बी तक जा सकते हो। और पावर लिफ्टिंग में हम तो एक और थोड़ा सा पॉइंट में मतलब ऐड कर देता हूँ कि पावर लिफ्टिंग में आप कम रेप रेंज में ट्रेन करते हो। आप मान के चलो कि 1 से 8 रेप रेंज तक, और जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो फिर आप 12 to 15 रेप रेंज तक जाते हो, एंड कोशिश करते हो कि ऐसा वेट चूज करो कि 12 to 15 रेप में फेलियर आ जाए, क्योंकि उसमें आप हाइपरट्रॉफी में ट्रेन करते हो हमेशा। और पावर लिफ्टिंग में आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चलती है। हाँ, उसमें मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग हो गई बॉडी बिल्डिंग में, और पावर लिफ्टिंग में फोकस होता है हमारा कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, कंपाउंड मूवमेंट्स पे हमारा फोकस होता है। स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट जो बिग 3 है। हाँ, और हम एक्सेसरी भी ऐसी चूज करते हैं कि हमें स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट पे कैरी ओवर मिल पाए। मतलब जो स्क्वाट में आपका वीक है, जो लैग कर रहा है मसल, उसमें वही उसी पार्ट की हम एक एक्सेसरी चूज करते हैं और उसी के 2 से 3 सेट। फॉर एग्जाम्पल बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट आपके स्क्वाट्स को हेल्प करेगा, आपको क्वाड्स के लिए, जिसको वीक क्वाड्स हैं, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, वीक क्वाड्स हैं, वीक हैमस्ट्रिंग है, वीक ग्लूट्स हैं, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको स्क्वाट्स का एक्सेसरी में कुछ करना है तो इतने क्वेश्चन थे। आई होप हम लोग ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को सही नॉलेज एंड गाइडेंस दी। सो यही थे 9-10 क्वेश्चंस, एंड अब आगे फिर से कभी पोल रखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं या जिसके आंसर हम लोग नहीं कर पाए तो उसके लिए सॉरी, एंड उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर देंगे। Age is just a number. Stay strong, stay focused. पीस आउट। Out.